हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस प्री 2021 और मेंस 2020 के संदर्भ में, और साथ में ही क्या नाम यूपीपीसीएस प्री कम मेंस की श्रृंखला है जो मेंस अभी हाल में होने वाला है यूपीएस पीसीएस का, और प्री अगले साल 2021 के संदर्भ में, और अन्य पीसीएस की श्रृंखलाओं के लिए एक करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत। तो आप देख सकते हैं आज का इस पे टॉपिक है हमारा टॉपिक का नाम है बंदर पुनर्वास केंद्र। तो इस पे सरकार पहले भी कदम उठा चुकी है, फिर नए तरीके से कुछ काम शुरू किया है इस पे दूसरी जगह। तो आपको देख सकते हैं कुछ चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और साथ में ये श्रृंखला इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत यूपी ट्रिपल सी अन्य वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं के लिए हेल्पफुल है करंट अफेयर्स के तहत। तो देख सकते हैं ये पीटी कम मेंस की श्रृंखला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत पढ़ रहे हैं। अगर हमारा चैनल और पर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, करंट अफेयर्स आपके हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना कमेंट दें। तो रिटर्न तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंदर आज करंट अफेयर्स का पार्ट है हमारा बंदर पुनर्वास केंद्र मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस जीएस पार्ट 3, क्योंकि इकोलॉजी या पर्यावरण के संदर्भ में ये टॉपिक है। देख सकते हैं प्री कम मेंस के संदर्भ में जो भी साइंस के पार्ट के तहत इकोलॉजी वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हाल ही में क्या हुआ, तेलंगाना में बंदरों के लिए ये क्या है, बचाव एवं पुनर्वास केंद्र मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की खोले गया है, स्थापना की गई है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं संदर्भ में यह एक बंद कहते हैं इसे प्राइमेट की दर्जा दिया है, प्राइमेट हैं ये। तो ये देश के लिए इस प्रकार ये दूसरा केंद्र है। इससे पहले आपको हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जा चुका है जिसमें आप देखेंगे कि लीमर, लारीज, टार्सियर और बानर इसलिए कि ये है, ये आपके पूर्वज हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जहाँ मिले सम्मान करें आप। तो प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी पाए जाते हैं प्राइमेट के अंतर्गत जहाँ आप मनुष्य शामिल होते हैं। आप देखते हैं इसमें मनुष्य शामिल हैं। साथ में आप देखेंगे कि पहले पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के बंदरों रीसस मैकाक को बर्मिन घोषित किया था, ठीक है। आपको आगे बताएंगे कि बर्मिन क्या है, ठीक, आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आप देख सकते हो कि लीमर, लारीज और टर्सियर, आप देख सकते हैं बानर। तो आप देख सकते हैं लीमर की आपको पिक्चर दिखाई है, लीमर है, और ये आपका लॉरीज है। तो आप देख सकते हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे लीमर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो लीमर आपको दिखाई पड़ता है, तो ये आपका ग्लोबल मैप है, इसमें देख सकते हैं कि लीमर कहाँ पाया जाता है। तो आपको मैप है ये, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसे थोड़ी मिटा देते हैं इसे आपको। तो आप देख सकते हैं कि लीमर का जो एरिया ग्रीन कलर से घिरा हुआ है ये है। तो आपको दिखाते हैं कि लीमर क्या है। लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाले छोटे बानर कुल के प्राणी हैं। ये स्ट्रप्सराइनी, ठीक है, स्ट्रप्सराइनी उपकुल है इनका, बानर है। मेडागास्कर के ये मूल निवासी है, इनकी ओरिजिन भी मेडागास्कर ही है। काले एवं सफ़ेद रंग के इस जंतु की पूंछ काफ़ी लंबी होती है और धारीदार होते हैं, जबकि आंखें इनकी बड़ी होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है। बंदरों से मिलता जुलता लीमर अपने अस्तित्व के लिए क्या है, इस समय संघर्ष कर रहा है। ये विलुप्त होने लगे हैं धीरे धीरे। लीमर की 101 प्रजातियों में से आप देखेंगे 90% जो है विलुप्त के कगार पे हैं। सबसे अधिक क्रिटिकल जेंडर्स की श्रेणी में ग्रेटर बम्बू लीमर प्रजाति है, ठीक है। इसमें एक प्रजाति है इनकी कि जो सबसे मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड में घोषित किया गया है। तो ग्रेटर बैम्बू लीमर है नाम उसका, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और पूरे विश्व में केवल 500 ग्रेटर बैम्बू लीमर बचे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी
खासकर पूछता है अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना में काफ़ी संख्या में लीमर पाए जाते हैं, जबकि मेडागास्कर में इसकी संख्या गिनतियों में बची है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये अब मेडागास्कर के मूल निवासी थे तो यहाँ पाए जा रहे हैं, बाकी उत्तरी अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में पाए जाते हैं। कैरोलिना उत्तरी अमेरिका का एक प्रांत है, 50 स्टेट हैं वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे धीमा लोरिस, तो लोरिस के संदर्भ में बात करते हैं तो इसे धीमा लोरिस भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर भारत, चीन, यूनान प्रांत, बर्मा, जावा द्वीप, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, आप कह सकते हो कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले एशिया में पाए जाने वाले कह सकते हो, दक्षिण पूर्वी एशिया का नाम ले सकते हो। ठीक है, और दक्षिण एशिया में कह सकते हैं इसे। ठीक है, बहुत सारी बात करें तो अन्य देशों में मिलने वाले लोरिस एक वंश है, ये वंश है निकीटेसबस। ठीक है, कहलाता है। धीमे लोरिसों के साथ पाँव में विशेष नसें होती हैं इसमें। ठीक है, ये धीमा लोरिस क्योंकि इसके पाँव में क्या है देख रहे हैं, ये धीमे नसें हैं, ये इजली ठीक है घंटों लटकता रहेगा। आप किसी पेड़ पे लटका दिए चमगादड़ की तरह लटका रहेगा। अंग इसके क्या होंगे, सुन्न नहीं होंगे। आपके पंजे इसके आप देख सकते हो बिल्कुल ही किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। आपको इसका एक चित्र और दिखाते हैं, ये है देखिए एक लेयर। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, ये हैं इसके पंजों को घंटों ऐसे बैठा रहेगा। तो इसी संदर्भ में आप आगे बढ़े। अब बात करेंगे टर्सियर की, तो आप देख सकते हैं टर्सियर के संदर्भ में तो आप इसे कहेंगे ए टर्सरीज परिवार टेरिसाइडेस की हैप्लोराइन प्राइमेट है। ये हैप्लोराइन प्राइमेट के रूप में है जो खुद की एकमात्र मौजूदा परिवार इंफ्रारेडर ठीक है तारसी फार्मिस के भीतर है। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है, बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाएगा भी तो याद रखिए। हालांकि समूह एक बार और अधिक व्यापक था। ठीक है, एक समूह और अधिक व्यापक था। आज भी सभी प्रजातियां दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। तो इसका रीजन पूछा जा सकता है तो आप इसको नाम दे सकते हैं क्या, साउथ ईस्ट एशिया। तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं साउथ ईस्ट ठीक एशिया कह सकते हैं इसे, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है, पाए जाते हैं ये जो टर्सियर, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे बंदर, देख रहे हैं आपकी तरह नकल करने वाला, तो आप देख सकते हैं तो बंदर है। बंदर के संदर्भ में देख सकते हैं ये एक मेरुदंडी प्राणी, एक स्तनधारी प्राणी है, ये भी याद रखिएगा। इसके हाथ की हथेली एवं पैरों के तलुए छोड़कर संपूर्ण शरीर में आप देखेंगे रोमों की संख्या ढकी, रोम इसके रोम शरीर में है पूरे, देख सकते हैं आप। ठीक है, कर्ण पल्लव स्तन ग्रंथि उपस्थित होती है इसमें। मेरुदंड का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है, कभी आपके भी पूंछ थी, ध्यान रखिए। हाथ पर क्या होगा, हाथ पैर की उंगलियां लंबी नितंब पर मांसल गदी होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये इसकी हथेलियों पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी आप मिले कभी इन्हें कुछ खिलाइएगा तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे आप बानर, ये आपके पूर्वज हैं, जहाँ मिले आपको सम्मान करें इनका, है तो आप ध्यान रखें। तो देख सकते हैं चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी चिंप भी कहा जाता है। पैन जीनस वन मानुस है आपकी, 2 वर्तमान प्रजातियों का सामान्य नाम है। ये कांगो नदी की प्रजातियों के मूल निवास स्थान ठीक है, और इसके बीच की सीमा का काम करती है। आम चिंपैंजी कहेंगे तो पैन ट्रैग्लोडाइटस पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका में है। आप देख सकते हैं बोनोबो पैनकस जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जंगलों में है। ठीक है, चिंपैंजी की बात करें तो बोनोबो गोरिल्ला, मानव और एंगुटान के साथ होमिनिड परिवार के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आगे पूछा जा सकता है। तो चिंपैंजी की बात हो सकती है और बोनोबो की बात हो सकती है, गोरिल्ला की बात हो सकती है, मानव की बात हो सकती है और ओरेंगुटान की बात हो सकती है। ये सभी किसके हैं, होमिनिडे परिवार के हैं, सदस्य हैं। एप्स प्रजाति के जीवों को साधारण भाषा में आप देखेंगे चिंपैंजी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात है अगर कहेंगे तो देख सकते हैं सबसे जाना माना नाम आप देखेंगे तो क्या होगा, चिंपैंजी पैन क्या है ट्रोलोडाइटस। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मुख्यतः पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपैंजी होमिनिडा परिवार का सदस्य है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो इसलिए देख रहे हैं कई बार ये नाम आ रहा।
मनुष्य और गोरिल्ला भी इसी परिवार के सदस्य हैं। तो कौन? चिंपैंजी जिस परिवार का सदस्य है, तो आपको कोई चिंपैंजी कहे तो आप चिढ़े नहीं, क्योंकि आपके परिवार का सदस्य है, पूर्वज है। तो चिंपैंजी होमोनिडा परिवार का सदस्य है। मनुष्य तथा गोरिल्ला भी इसी परिवार के हैं। चिंपैंजी लगभग 60 लाख वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गए थे। आप देखेंगे चिंपैंजी लगभग 60 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, मानव का विकास की प्रक्रिया है उससे अलग होते चले गए। चिंपैंजी की 2 प्रजातियां मनुष्य की सबसे करीबी जीवित संबंधी हैं। ये सभी होमनी जनजाति की रहेंगे। होमनी कहते हैं ना कि होमनी या होमनिया उप जनजाति के वर्तमान प्रजातियों के साथ है के सदस्य हैं। ठीक है, चिंपैंजी पैनीना उप जनजाति की एक क्या होगी, एकमात्र ज्ञात सदस्य है। कौन? पैनीना। तो चिंपैंजी पैनीना कहेंगे तो चिंपैंजी पैनीना उप जनजाति की एकमात्र ज्ञात सदस्य है। तो पैनीना उपजाति की एकमात्र है। कौन? पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चिंपैंजी किस जनजाति से आता है। तो इन 2 पैन प्रजातियों के विभाजन केवल 10 लाख मिलियन कह सकते हैं, ये 10 लाख वर्ष पहले हुआ था, या 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, देख सकते हैं इस संदर्भ में। आगे हम बात करें, ठीक, देख सकते हैं क्योंकि अफ्रीका से ही मानव के विकास की उत्पत्ति शुरुआत देखी गई हो, आपको पता है। मानव निएंडरथल मानव की कहानी आपने सुनी होगी। इसके बाद हम बात करें तो देख सकते हैं इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को 1 वर्ष तक क्या हुआ, शिमला में कुछ चिन्हित, ठीक है, ये हम लोग जो मानव जो बंदर पुनर्वास केंद्र के संदर्भ में बात करने लगे हैं। तो स्थानीय अधिकारी जो लोकल ऑफिसर्स ने 1 वर्ष तक शिमला में कुछ चिन्हित गैर वन क्षेत्रों में जानवरों को मारने की अनुमति दी गई है। इसके संदर्भ में देख सकते हैं राज्य सरकार ने जंगलों के बाहर इस प्रजाति की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर कृषि को क्षत पहुंचाने सहित क्या हुआ, जीवित एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सूचना दी थी। तो इसीलिए इनका पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। आप देखेंगे रीसस मैकाक के संदर्भ में, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कई बार ये अधिनियम पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1972 अनुसूची 2 के तहत ये संरक्षित है। तो पूछा जाए किस शेड्यूल के तहत, तो शेड्यूल 2 के तहत ये संरक्षित है। यदि मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा है, ठीक है, यदि यह मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा होता है तो कानून की एक विशिष्ट अवधि के लिए बर्मिन घोषित किया जाता है। ठीक है, इसका शिकार करने की अनुमति। तो बर्मिन क्या बोला जाता है, इसे बर्मिन का मतलब है कि जब ये क्या होता है, मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए घोषित शिकार करने के लिए क्या सरकार इसे कहेगी आप इसका शिकार करने की अनुमति देती है, और यही अनुमति ही बर्मिन कहलाता है। तो आपसे बर्मिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं क्या पूछा जा सकता है कि बर्मिन क्या है, एक पूछा जाए तो बर्मिन ये है कि कोई भी प्रजाति जब मानव के लिए क्या हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, तो उसकी जो है शिकार करने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाए, तो यही बर्मिन कहते हैं। याद रखिए। अब हम बर्मिन पशु की बात करें तो देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा शेड्यूल 262 के अनुसार राज्यों द्वारा केंद्रों को क्या होगा, वन्य जीवों की एक सूची भेजी जाती है जिसमें अनुरोध किया जाता है कि चयनित पशु को बर्मिन घोषित कर उसके वध की अनुमति दी जाए। तो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी, एक लेटर लिखेगी या उसको कहेगी या मेल करेगी या उसको एक प्रतिपत्र भेजेगी जिसे कहेंगे शासन पत्र पे। तो आप देखेंगे जिसमें अनुरोध किया जाता है कि हमारे यहाँ इससे क्या है, किसानों या मानव या कृषि को क्या है अब खतरा हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, इसे कृपया अब बर्मिन घोषित करने की और इसके वध करने की अनुमति मुझे दी जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डायरेक्ट सीधे राज्य सरकारें पशु बर्मिन घोषित कर सकती हैं? नहीं, बर्मिन घोषित तभी करेंगी जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य एक क्या करेगी, अनुरोध या इसको एक लेटर लिखेगी शासनादेश शासन पत्र पर, उससे जब उन्हें अनुमति मिल जाएगी लिखित रूप से तभी वो उसे बर्मिन घोषित कर उसके वध की अनुमति, आपको शिकार करने की अनुमति दे सकती है राज्य सरकार। हम बात करें अब वन्य जीव कानून में प्रजातियों को 1 से
4 तक की अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। जो वन्य जीव कानून है 1972, ठीक है, ये क्या है, शेड्यूल 1 टू क्या है, कितने 5 तक, 5 तक आप देखेंगे अनुसूचित शेड्यूल में विभाजित किया गया है। अधिनियम की कुछ अनुसूची कहेंगे वन अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीव को क्या है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप ये भी देखेंगे कि शेड्यूल 2 के दूसरे भाग वन्य जीवों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। एक तरफ क्या है, एक सूची क्या करेगी, उसे बर्मिन घोषित करवा दे रही है, लेकिन अन्य सूचियाँ क्या कर रही हैं, उन्हें शेड्यूल्स जो उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, क्योंकि ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत है, इसलिए इनमें कठोरतम सजा के प्रावधान हैं। अगर किसी पशु को आप बर्मीन घोषित नहीं किया गया है लिखित रूप से, उसे आप मारते हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा में वो शामिल है, अगर वो आप पकड़े गए तो आपको सजा के प्रावधान है। याद रखें, जंगली सुअर, नीलगाय, रीसस मैकाक अनुसूची 2 और शेड्यूल 2 और 3 में तरह संरक्षित हैं, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में इसका शिकार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि शेड्यूल जो 2 और 3 हैं, 2 और 3, इसमें जो संरक्षित हैं वन्यजीव, जैसे जंगली सुअर की बात है, नीलगाय की बात है, रीसस मैकाक हैं, तो जो इनमें संरक्षित हैं, इनमें कभी कभी क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार सेंट्रल को एक लेटर लिखेगी कि इन्हें बर्मीन घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है किसान और कृषि को, तो इनका शिकार किया जा सके। तो आप देखेंगे जैसे ही ये चीज़ों को कंट्रोल होगा, वैसे ही क्या होगा, दोबारा से इन पे आपको इसके अनुरूप के इस शेड्यूल के तहत संरक्षित हो जाएंगे। आप इन्हें मारेंगे, फिर से आप क्या है, सरकार जैसे ही ये बर्मिंग की परिस्थिति हटाएगी, एक तरीके का आपातकाल है, ठीक है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी हटी तो फिर आप इसे मारेंगे तो आप कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो थैंक यू बात में, मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक हमारे चैनल को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई मतलब कमेंट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप पुट आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। ब्रिटानिया का